गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा के बारे में, जिसका वास्तव में सब टॉपिक है व्यक्तित्व। शांति शिक्षा में एक मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है व्यक्तित्व। आज हम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि हाँ, व्यक्तित्व के विषय में डीएलएड में कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि व्यक्तित्व क्या है, कैसे क्या है और प्रश्न कैसे आते हैं पेपर में। तो मैं बात करूं व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, जो कि मुख्य रूप से पर्सोना शब्द का उद्धरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मास्क या मुखौटा। अगर मैं बात करूं, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है, जो कि वास्तव में ठीक है पर्सोना शब्द का रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। अगर मैं व्यक्तित्व के बारे में बात करूं, तो व्यक्तित्व के वर्तमान रूप दो माने जाते हैं। एक तो माना जाता है, इसका नाम है इंटरनल पर्सनालिटी, आंतरिक व्यक्तित्व, और सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूं, उससे कहा जाता है बाह्य व्यक्तित्व। अगर मैं बात करूं, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ बस यही है कि मास्क या मुखौटा या पहनावा। जो अगर मैं बात करूं तो आंतरिक में जो आएगा, वो आंतरिक व्यक्तित्व का मतलब यह है कि विचार, भाषा शैली, भाषा, विचार, चिंतन, जो ये मुख्य रूप से टॉपिक आएंगे, भाषा, विचार, चिंतन, ये सब आंतरिक पर्सनालिटी की बात करते हैं। और जो बाह्य व्यक्तित्व है वो रंग रूप है, आकार है, रंग रूप, आकार, पहनावा, रंग रूप, आकार, पहनावा, चाल ढाल, ये हमारा आंतरिक व्यक्तित्व कहलाता है। अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व क्या है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व क्या है, तो आंसर आता है आंतरिक और बाह्य गुणों का मिला जुला रूप ही क्या है, हमारा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व क्या है, आंतरिक और बाह्य गुणों का मिला जुला रूप ही क्या है, हमारा व्यक्तित्व है या हमारी पर्सनालिटी है। अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व के बारे में, तो महान मनोवैज्ञानिक मान लूं, दार्शनिक मान लूं, महान मनोवैज्ञानिक अल्पोर्ट महोदय के द्वारा, किसके द्वारा, अल्पोर्ट महोदय के द्वारा 49 परिभाषाओं का अध्ययन किया था। यानी कि अन्य दूसरे विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी, वो इनके द्वारा 49 परिभाषाओं का अध्ययन किया गया, और जिसके उपरांत इनके द्वारा 50वीं परिभाषा प्रस्तुत की गई, जो वास्तव में व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी गई। उसमें इन्होंने क्या कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है, गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। अर्थात अल्पोर्ट महोदय ने मुख्य रूप से अपनी परिभाषा में ऐसे 3 बिंदुओं को जोड़ा, जो कि पूर्ण रूप से व्यक्तित्व की परिभाषा निकल के आई। अर्थात मनोशारीरिक, अगर मैं इसको तोड़ूं तो आंसर आता है मन प्लस शरीर, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों की बात की गई। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन अर्थात परिवर्तनशील, अर्थात व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, जहां पर जिस रूप में या जिस आकार में आप वहां बैठे हैं, आपको स्वयं वहां परिवर्तन हो जाना चाहिए। वातावरण चाहे जिस जैसा एटमॉस्फेयर हो, अपने आप को वहां बदल लेना चाहिए। तो व्यक्तित्व में वास्तव में अगर बात समझ में आई, तो अल्पोर्ट के द्वारा 49 परिभाषाओं का अध्ययन किया गया था, जिसमें 50वीं परिभाषा इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और कहा गया था व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। आगे इसी कड़ी में बात करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत की। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत आपको जो वास्तव में पढ़ना है पेपर की दृष्टिकोण से, वो पहले सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है, सिगमंड फ्रायड है। कौन है भैया, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है, सिगमंड फ्रायड है।
सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? तो आंसर आता है सिगमंड फ्राइड वियना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? वियना के निवासी थे। वियना कहाँ की राजधानी थी? तो आंसर आता है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जहां के सिगमंड फ्राइड निवासी थे। सिगमंड फ्राइड का यह सिद्धांत जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से जाना गया, उसमें इन्होंने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अर्थात मैं ये मानूं सिगमंड फ्राइड ने जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष, सिगमंड फ्राइड जीवन के प्रारंभिक 5 वर्षों को अति महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इनका मानना था बच्चों के विकास में जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष अति महत्वपूर्ण हैं। जिसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए 2 तथ्य बांट दिए। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत के 2 रूप बताए या 2 तथ्य बताए। एक का नाम था व्यक्तित्व संरचना। इनका मानना था कि यदि अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व की बात की जाए तो इन्होंने व्यक्तित्व के विकास में नंबर 1 पॉइंट की बात की व्यक्तित्व संरचना, और नंबर जो पॉइंट सेकंड की बात की वो नाम था व्यक्तित्व का विकास। अर्थात पहले तो बात की स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के आधार पर, दूसरा बात की डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के आधार पर व्यक्तित्व का विकास। तो सबसे पहले आपके जो सेमेस्टर में है उसमें चर्चा की गई है व्यक्तित्व संरचना के आधार पर। तो व्यक्तित्व संरचना के आधार पर इनके द्वारा व्यक्ति के 3 प्रकार बताए गए। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व संरचना के आधार पर किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के 3 रूप हैं। पहला रूप उन्होंने क्या बताया? ईड बताया। दूसरा क्या बताया? ईगो बताया। तीसरा क्या बताया? सुपर ईगो बताया। अर्थात पहले में क्या कहा गया? इदम प्रकार की संज्ञा दी गई। दूसरे में क्या कहा गया? अहम प्रकार की संज्ञा दी गई। और तीसरे में क्या कहा गया? परा अहम। किसकी बात की गई? परा अहम प्रकार की संज्ञा दी गई। अर्थात इनका मानना था ईड प्रकार का व्यक्ति वह व्यक्ति है, अर्थात इसको हम शैशवावस्था की संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका मानना था ईड प्रकार का वह व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड की बात होती है, उसे ईडम प्रकार की संज्ञा दी गई, जिसे सही गलत निर्णय ना कर पाने की क्षमता कहते हैं। ईगो इदम का विकसित रूप कहलाया, अर्थात इसको हम जो है बाल्यावस्था में रख सकते हैं, यानी कि इसमें कहा गया जो सही और गलत को पहचान लेने की क्षमता उत्पन्न हो गई। सुपर ईगो का विकसित रूप कहलाया, और ये कहा गया इसमें नैतिक नियमों पर चलने के लिए क्षमता विकसित हो गई, सही है क्या है गलत क्या है इसके बारे में विकसित करने की क्षमता विकसित हो गई। व्यक्तित्व विकास में सिगमंड फ्राइड ने बालक एक व्यक्ति में विकास में 5 चरणों की बात की गई। मुख्य अवस्था, बुद्धि अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। बस ये मुख्य सिद्धांत है जो आपको सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रश्न पूछता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो आंसर आता है कौन है? सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड कहाँ का निवासी था? तो आंसर आता है वियना का निवासी था। अगर ये भी ठीक में पूछता ऑप्शन नहीं है वियना, तो सिगमंड फ्राइड कहाँ का निवासी था, देश का देता है, तो आंसर क्या दे? ऑस्ट्रिया के निवासी था। सिगमंड फ्राइड अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या बताया? तो इन्होंने कहा जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष अति महत्वपूर्ण बनाए। इन्होंने ये भी कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत के 2 रूप बताए, यानी कि सिद्धांत को मुख्य रूप से विस्तार करने के लिए 2 तथ्य दिए। एक का नाम दिया व्यक्तित्व संरचना और दूसरा कहा व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, इदम अहम पराहम, और व्यक्तित्व विकास के आधार पर व्यक्ति के 5 प्रकार उन्होंने कहा। बच्चों के बालक के विकास में 5 अवस्थाओं का होना अनिवार्य है। मुख्य अवस्था, गोदी अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था और अप्रत्यक्ष अवस्था। आगे इसी कड़ी में आगे चर्चा करेंगे व्यक्तित्व की शिक्षण विधियां, व्यक्तित्व के प्रकार। धन्यवाद।